हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अगस्त का जो रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर है उसके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी एग्जाम जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी एमपी के एग्जाम है उन सब के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की है। तो यहाँ पर 4 लेखक के नाम दिए गए हैं जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, संत सिंगाजी, द्वारिका प्रसाद मिश्र और आचार्य केशवदास। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा जो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं उनकी रचना है कृष्णायन महाकाव्य। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है कि आपसे माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, संत सिंगाजी की भी पूछी जा सकती हैं और आचार्य केशवदास की भी पूछी जा सकती हैं। आचार्य केशवदास को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और अभी माखन नगर जो कि बबई होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, इसलिए वहां का नाम बदल के माखन नगर कर दिया गया है। ये करेंट अफेयर में अभी काफी चर्चा में था, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित महीनों में से कौन से महीनों में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो खजुराहो में नृत्य महोत्सव का आयोजन है वो जनवरी से फरवरी माह में किया जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण उत्सव होता है मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो याद रखिएगा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कब होता है? जनवरी से फरवरी माह में होता है। अब बात खजुराहो की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो जो एमपी की यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। 1986 में खजुराहो को क्या किया गया था? यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो भीमबेटका की गुफाएं 2003 में और 1989 में सांची को खजुराहो में शामिल किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। वो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और उसमें क्या बताया गया है, जो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अवंती उज्जैन, टुंडीकर दमोह, चेदी निमाड़ और दर्शान विदिशा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा कि चेदी जो है वो निमाड़ का नाम नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पर सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अवंती उज्जैन ये एकदम सही आंसर है। टुंडीकर दमोह ये भी एकदम सही आंसर है और लेकिन चेदी जो है वो निमाड़ का नाम नहीं है, इसको याद रखना है। तो याद रखिएगा, चेदी जो है वो निमाड़ से रिलेटेड नहीं है। तो चेदी किसका पुराना नाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सही जोड़ी को सुमेलित करना है। नवदा टोली से क्या मिला है? तो यहाँ पर बताना है कि नवदा टोली से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नवदा टोली के अंतर्गत आती है। एरण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो एरण यहाँ से सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। त्रिपुरी में क्या हुआ था? तो त्रिपुरी जो है वो सातवाहन और क्षत्रप के सिक्के से रिलेटेड है और जो गुर्जरा है वो अशोक के शिलालेख से रिलेटेड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ से ना केवल ये एमसीक्यूज हैं बल्कि एक एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें 4 फैक्ट पता चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में किस संहिता को ब्रह्मदेव भी कहा गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य में किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो अथर्वदेव को कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा अथर्वदेव। अथर्ववेद जो है वो 4 वेदों में आता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो इसमें जो संगीत है उसके बारे में कहाँ पता चलता है? सामवेद के बारे में, सामवेद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में शब्द पणि से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मतलब जो पिछला 2 साल पहले जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि पणि से क्या तात्पर्य है। तो पणि यहाँ पर व्यापारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही अकबर द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया।
तो दीन ए इलाही, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को अकबर ने अपनाया था, इसको कब लेके आया था? 1582 में। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और जो नहीं है उसको पहले हमें मार्क करना है। तो चंदेल, नन्नो, कलचुरी, कोक्कल वन, गढ़वाल चंद्रदेव एंड राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है नन्नो की एकदम सही है, कलचुरी कोक्कल वन ये गलत है, और गढ़वाल चंद्रदेव और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। जो कलचुरी वंश है उसका संबंध कोक्कल प्रथम से नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमें कौन सा सही नहीं है ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? याद रखिएगा, जो मोडेरा है यहाँ पर सूर्य मंदिर है और ये सोलंकी राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है भागदूत, अक्षपाव, संग्रहिता या लेखा लिपिक। याद रखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लेखा जोखा वाला है तो लेखा लिपिक होगा, बट यहाँ पर राइट आंसर होगा अक्षवाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों बहिष्कार किया गया? तो साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो जो साइमन गो बैक है ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था और फिर उनकी हत्या लाठीचार्ज के दौरान हो चुकी थी। और याद रखिएगा कि यहाँ पर साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि यह पूरी तरीके से श्वेत कमीशन था। अब ये पूरी तरीके से श्वेत कमीशन का मतलब है कि इसमें जितने भी सदस्य थे, जो भी मेंबर्स थे, वो क्या थे? वो अंग्रेज थे। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों के द्वारा किया गया था। अब निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार जमाना है। यहाँ पर कि पहले कौन सी घटना होगी, उसके बाद कौन सी घटना होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, फिर सी राजगोपालाचारी जी का फॉर्मूला और फिर लियाकत अली समझौता। तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस आपको, ये कब कब हुई थी घटनाएं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? एमपीपीएससी के अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो सन वाला आपसे पूछा जाएगा कि खनिज नीति कब आई, वन नीति कब आई, प्रथम खेल नीति कब आई। तो आपको ये सारी पॉलिसीज का एक अलग से चार्ट बना के इसको याद करना है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई? आंसर होगा 1995। याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो हीरा के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर बालाघाट में मैग्नीज मिलता है। तांबे के प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा रैंक है मध्य प्रदेश का। इस तरीके से जो प्रमुख खनिज स्थल हैं उनको भी आपको याद होना चाहिए। और वर्तमान खनिज नीति की बात करते हैं तो 2010 वाली खनिज नीति वर्तमान खनिज नीति में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का होना चाहिए? तो याद रखिएगा आंसर होगा 500। अब ये जो पीएम ग्राम सड़क योजना है ये कब आई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपको मेंस में 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप मैप में जो चारों भाग हैं उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर नेशनल पार्क बताए गए हैं। नंदा देवी चोटियों के बारे में बताई गई है, तो नंदा देवी कहाँ पर आती है? नंदा देवी उत्तराखंड। कंचनजंगा कहाँ मिलेगी? तो कंचनजंगा सिक्किम। मकालू आएगा जम्मू कश्मीर। एंड नंगा पर्वत ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा मकालू नेपाल। और इसके बाद में जो राइट आंसर होगा नंगा पर्वत ये आएगा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये सही जोड़ी इस तरीके से आप मिलाएंगे। आंसर होगा 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा की रचनाएं पाई जाती हैं? करेवा की रचनाएं, करेवा घाटी, यहाँ पर करेवा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये होगा कश्मीर घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर मलक्का
जल डमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो है, जो मलक्का स्ट्रेट है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको सारे जो स्ट्रेट हैं वो याद कर लेने हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ओजोन परत की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ये है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है वो ओजोन परत की सांद्रता जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और अगर हम ओजोन क्षेत्र की बात करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन से क्या है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन देखने मिलता है। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम कब किया गया? 1961 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि के एम मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाने वाली समिति के सदस्य थे। ये कथन तो सही है। याद रखिएगा यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सदस्यता में, मतलब जो उन्होंने इसको वो इसके चेयरमैन थे, और उसके अलावा 6 सदस्यीय समिति थी। कुल मिला के एक अध्यक्ष और 6 सदस्यीय समिति थी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी। सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, तो ये तो एकदम सही है। तीसरा दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति प्रस्तुत की गई, एकदम राइट है ये भी। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो भारत का राष्ट्रपति है। तो क्या ये सही है कि जो फंडामेंटल राइट है उनका जो संरक्षक है वो भारत का राष्ट्रपति है? तो ये जो होगा ये गलत आंसर होगा, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनका जो अध्यक्ष होता है, मतलब उनका जो संरक्षक होता है वो राष्ट्रपति नहीं है। तो कौन होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के रूप में पेश किया गया तो कौन सा संविधान संशोधन था जो कि जीएसटी के रूप में पेश किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 101। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी का जो मॉडल है हमने किस देश की तर्ज पे अपनाया है? तो जीएसटी का मॉडल हमने फ्रांस से अपनाया है। तो जो फ्रांस में जिस प्रकार का जीएसटी है वैसे ही हमारे भारत ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर आधारित है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो न्यास पर आधारित है। विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे IBRD के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी विश्व बैंक का पार्ट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। बट जो IMF है, IMF वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के आदेश पर पुनरावलोकन हेतु स्वीकृत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा था। आर्टिकल नंबर 137 बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है तो उस डिसीजन को फिर से पुनर्वलोकन, मतलब फिर से अवलोकन किया जा सकता है, उसको फिर से उसमें डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये आर्टिकल 137 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? याद रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोक सेवा सचिवालय, या जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे क्या कहा जा सकता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्वारेजिया क्या होता है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, एक्वारेजिया बनाया जाता है 3:HCl and 1:HNO3। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइट्रिक
अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा एक्वेरेजिया का निर्माण किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि HCl एंड HNO3 का कंसंट्रेशन क्या रहता है। तो ये क्वेश्चन घुमा के वेरियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है HCl। अब हमें ये कैसे याद रहेगा, तो याद रखिएगा 1 2 3। तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 रेशो में HCl होगा एंड 1 रेशो में क्या होगा, HNO3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित रासायनिक यौगिक कौन सा रहता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर में होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सोडियम, कैल्शियम, आयरन एंड पोटेशियम। तो सबसे अधिक जो रिएक्टिव धातु है वो क्या है, वो होती है पोटेशियम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस मेटल को है वो मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। तो आंसर होगा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा किससे प्राप्त होता है, चूना पत्थर से, पिच ब्लैड से, मोनोजाइट बालू से या हेमेटाइट से। तो राइट आंसर होगा जो लोहा प्राप्त होता है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है, तो फैलोपियन ट्यूब को काटना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है, शहद का कौन सा प्रमुख घटक है। ऑप्शंस हैं गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। राइट आंसर होगा फ्रक्टोज जो होता है वो शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा जिसे AC भी कहा जाता है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा रेक्टिफायर का यूज AC से DC को कन्वर्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बम की खोज किसके द्वारा की गई थी, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शूटिंग प्रतियोगिता से संबंधित है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हर्षिता विजवा, गोल्डी गुर्जर। ये तीनों ही खिलाड़ी जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो शूटिंग से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, अभी काफ़ी चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं भाला फेंक के काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। उनका संबंध किससे है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं नीरज चोपड़ा की बात कर रही हूँ। तो नीरज चोपड़ा ने अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है वो कौन सी थी और कितने मीटर तक उन्होंने भाला फेंका था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरलेस कम्युनिकेशन की क्वालिटी को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कोऑर्डिनेशन या संयोजन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन की क्वालिटी को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। राइट आंसर होगा, एक्चुअली यहाँ पर पूछना ये चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लेन का एग्जाम्पल है। तो आंसर होगा ब्लूटूथ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेन, लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेन, तो वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखिएगा जो राइट आंसर होगा वो होगा BS रमादेवी का जो कार्यकाल रहा है वो इन सभी में सबसे कम रहा है। राजा भोज की वेधशाला का संबंध किसका केंद्र थी, जो राजा भोज की वेधशाला थी वो सांस्कृतिक अध्ययन का केंद्र थी या संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण GS के क्वेश्चन थे जो कि MP के वेरियस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको सारे ही रोजगार निर्माण वीकली जो MCQ सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।